आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 27 पे। 26 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा और आपसे आपका कोई भी डाउट होगा, अभी जो सिविल प्रोसीजर कोड का सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो आप हमसे लाइव क्लास में जरूर पूछना। हम ठीक 1:30 बजे आपसे लाइव जुड़ेंगे, कल ठीक 1:30 बजे। दैट मीन्स कि हम 18 तारीख को 1:30 बजे आपसे लाइव जुड़ेंगे, दोपहर का 1:30 बजे। कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग लाइव क्लास ऑन सिविल प्रोसीजर कोड आप जरूर पूछिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है समन्स। तो समन्स को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले कभी नहीं पढ़े। समन्स के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस हैं सिविल प्रोसीजर कोड में, उसका आज हम लोग एकदम क्या करें, ऑटोप्सी करेंगे। पूरा फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जैसे टेस्ट होता है ना, पूरा क्लियर कट टेस्ट करेंगे आज। एकदम समन्स के रिगार्डिंग हर एक प्रोविजंस को आज कंठस्थ आपको याद करा देंगे। आप याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आपको ये भी समझ में आएगा आज के लेक्चर को देखने के बाद कि कैसे हमको आंसर राइटिंग करना है मेंस में, चाहे आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी का तैयारी कर रहे हो। तो आज के टॉपिक को शुरू करें उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि जब भी आपके चैनल पे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो फिर हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर ऐड हो जाओ, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लॉ का हम भेजते रहते हैं, जो आपकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पे ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे अनअकैडमी पे लाइव क्लास डेली हो रहा है, सप्ताह के 7 दिन हो रहा है। और अभी हम लोग अनअकैडमी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को लेकर चल रहे हैं। टारगेट है 2 महीना के भीतर आपका तीनों प्रोसीजरल पेपर को खत्म करने का। सिर्फ खत्म ही करने का नहीं, याद करा देने का आपको गारंटी है। विद इन 2 मंथ्स आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों आपको याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आप ठोक के ले लो मुझसे। तो चलिए बिना डिले के स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो को। आज के टॉपिक को शुरू करें। टॉपिक तो दिख ही रहा है, समन्स टू डिफेंडेंट। जब हम लोग तो पढ़ेंगे सेक्शन 27 को, 26 तक तो हो गया था ऑलरेडी, तो 27 से शुरू करेंगे। लेकिन समन्स की रिगार्डिंग हम समन्स टू डिफेंडेंट को जब पढ़ रहे हैं तो विटनेस को जो समन होता है वो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छे से समन्स का एक सर्जरी कर देंगे और ऐसा तोड़ के रखेंगे आपके सामने कि आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्रिस्टल क्लियर ही नहीं आपको याद हो जाएगा, ये गारंटीड है। आप अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने सेक्शन 26 को पढ़ा था। सेक्शन 26 क्या कहता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट होता कैसे है? तो सूट इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेट। तो सूट क्या होता है ये आपको हम बताए थे कि किस केस में डिफाइन किया गया था। हंसराज वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिट कंपनी लिमिटेड केस में डिफाइन किया गया था। अ काइंड ऑफ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेट। तो सूट इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट। 2 तरीके से जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होता है। आपको ये समझ आ गया सूट क्या है, सूट को किस केस में डिफाइन किया गया, ये हम आपको बताएं। उसके बाद सूट माफ करो जो प्लेट है, प्लेट में जो भी फैक्ट्स है वो मस्ट बी प्रूव्ड होना चाहिए बाय एफिडेविट। तो एफिडेविट के बारे में आपको बताया कि ऑर्डर 19 को पढ़ना है आपको। ऑर्डर 19 स्टेटमेंट और व्हाटएवर टू बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट इफ ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट एज पर द ऑर्डर 19 रूल 1। तो ऑर्डर 19 पे आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, प्लेलिस्ट खोल के देखो, सब मिल जाएगा, ये डिस्कस किए। एफिडेविट जो होता है वो सॉर्न स्टेटमेंट होता है मेड बाय पर्सन कॉल्ड डिपोनेंट। और ये जो सॉर्न स्टेटमेंट है, सॉर्न स्टेटमेंट मतलब कि जो ओथ पे लिया गया स्टेटमेंट है, ओथ पे दिया गया स्टेटमेंट है, तो ये ओथ किसके समक्ष लिया जाता है? एफिडेविट टू हुम टू बी एडमिनिस्टर्ड। एफिडेविट जब भी तैयार होगा तो किसके समक्ष? तो आपको ये भी बताया एज पर सेक्शन 139 ऑफ द सीपीसी, बिफोर मजिस्ट्रेट, बिफोर कोर्ट, बिफोर हाई कोर्ट, एनी कोर्ट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थे बिफोर नोटरी,
तो ये सब अथॉरिटी है जिसके समक्ष आप एफिडेविट दे सकते हो, बना सकते हो, सॉल्व स्टेटमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ सूट। हम लोग समझे थे कि रजिस्टर ऑफ सूट क्या होता है कि जब आपका सूट इंस्टीट्यूट हुआ उसके बाद आपको आपका जो सूट का नंबर वो दर्ज होता है, आपका जो सूट का पार्टिकुलर है वो जिस रजिस्टर में दर्ज होता है उस रजिस्टर को कहते हैं सिविल सूट का रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। ये कोर्ट मेंटेन करती है। ऑर्डर फॉर रूल 2, प्लेंट क्या होता है? प्राइवेट मेमोरियल है विच सेट फोर्थ सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ये हम आपको बताएं। प्लेंट क्या होता है? प्लेंट के लिए जो ऑर्डर देखना है, ऑर्डर 7। तो ऑर्डर 7 का क्या इंपॉर्टेंट रूल है? ऑर्डर 1 इंपॉर्टेंट है। कंटेंट ऑफ, आपको जो कंटेंट है प्लेंट का वो आपको समझा कि पार्टिकुलर्स टू बी स्टेटेड इन प्लेंट, किन किन बातों को लिखा जाना जरूरी है प्लेंट में, ये आपको हम समझाए। मस्ट एक कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नेम ऑफ द कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, नेम, डिस्क्रिप्शन, रेसिडेंस ऑफ प्लेंटिव डिफेंडेंट, अगर प्लेंटिव डिफेंडेंट माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट, रिलीफ विच प्लेंटिव क्लेम, fact constituting the cause of action, where plaintiff allowed set of or relinquished portion of his claim, amounts so allowed or relinquished must be stated in the plaint। उसके बाद हम लोग देखे कि वैल्यूएशन ऑफ द सूट का भी जिक्र होना जरूरी है प्लेंट में, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड कोर्ट फी के रिगार्डिंग बात। तो पार्टिकुलर समझ गए। उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट रूल था 7 का, ऑर्डर 7 का, वो था 9, प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। जैसे प्लेंट एडमिट हुआ तो क्या प्रोसीजर कोर्ट फॉलो करेगी? तो वो प्लेंटिफ को बोलेगी कि जितना डिफेंडेंट है उतना प्लेंट का कॉपी आप प्रेजेंट करो प्लेन पेपर पे विद इन 7 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यही था। रिटर्न होता है प्लेंट, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ बिफोर प्रॉपर कोर्ट तो प्लेंट रिटर्न हो जाता है। रूल 10। उसके बाद आपको हम समझाए कि किस किस ग्राउंड पे आपका प्लेंट दैट इज प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो रिजेक्ट होगा। तो आपको इसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 देखना होगा। व्हेन इट डज नॉट डिस्क्लोज काउज ऑफ एक्शन, व्हेन जो प्लेंटिफ का रिलीफ है वो अंडर वैल्यूड है और प्लेंटिफ को कोर्ट कह रही है कि करेक्ट करो वैल्यूएशन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड, नहीं किया तो, या फिर अगर प्लेंटिफ ने जो रिलीफ मांगा है वो प्रॉपर्ली वैल्यूड भी है लेकिन जो प्लेंट प्रेजेंट हुआ है ऑन पेपर जो इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड है और प्लेंटिफ को कोर्ट बोली कि विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड आप प्रेजेंट करो प्रॉपर पेपर को, तो उसने नहीं किया तो आप प्लेंटिफ का प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। प्लेंटिफ ने कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर 7 रूल 9 को, नॉन कंप्लायंस रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7, तो आपका जो दैट इज प्लेंटिफ का जो प्लेंट है वो रिजेक्ट। और जब वो फाइल नहीं हुआ डुप्लीकेट में तो रिजेक्ट प्लेंट। तो ग्राउंड्स है। उसके बाद हम आपको बताएं कि जब 11 को पढ़ रहे हो तो 12 को ही पढ़ लो कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। आपका दैट मींस कि प्लेंटिफ का अगर प्लेंट रिजेक्ट भी हो गया तो भी वो फ्रेश प्लेंट को इंस्टीट्यूट कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है और फ्रेश प्लेंट को प्रेजेंट करके सूट इंस्टीट्यूट करवा सकता है। तो जो भी लेकुना था उसको ठीक करने के बाद ही प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट का प्लेंटिफ के द्वारा। तो ये था प्लेंट को लेके। फिर आपको समझाया कि जब आप प्लेंट पढ़ रहे हो तो प्लीडिंग को समझो। प्लीडिंग को के लिए ऑर्डर 6 देखना है। ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 सभी ऑर्डर पे, ऐसा नहीं है कि कुछ ऑर्डर छोड़े हैं 1 से लेके 21 ऑर्डर तक कि एक एक रूल्स को हम हमको समझाए हैं। सीबीसी का सेक्शन को जाके देखो प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल का, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपका क्विक रिवीजन करवा रहे हैं विद इन 5 मिनट्स कि आपका फिर से रिकॉल हो जाए। जितना रिवीजन करोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जितना रिवीजन कर सको। ब्रूस ली क्या कहा कि हमको उससे डर नहीं लगता है जिसको 1000 मूव्स आता है, डर उससे लगता है जिसने एक मूव्स को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कॉन्फिडेंट अबाउट योर सब्जेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस हो, जितना रिकॉल होगा आपके लिए बेनिफिशियल है। हड़बड़ाना मत। वीडियो लंबा होता है, बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन हमको पता है ये तकलीफ मेरा आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। आप लोग का प्यार बना रहे बस यही मेरे लिए बहुत है। तो ये हो गया मूल बात। प्लीडिंग क्या होता है? तो प्लीडिंग को आप देखोगे ऑर्डर 6 रूल 1। तो प्लीडिंग का मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? तो वो रिटन स्टेटमेंट जो होता है एक प्रकार का प्लीडिंग है। जो प्लीडिंग है जो प्रेजेंट होता है डिफेंडेंट के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग हिज डिफेंस। तो रिटन स्टेटमेंट इशूड कब होता है? ऑर्डर 8 में पूरा प्रोविजन क्लियर है ऑर्डर 8 का, देख लो वीडियो जाके ऑर्डर 8 पूरा। प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसके रिगार्डिंग केस लॉ क्या था आपको समझाए थे। मनफूल सिंह वर्सेस सुरेंद्र सिंह का, मनफूल सिंह वर्सेस सुरेंद्र सिंह का केस में क्या क्या ऑब्जेक्ट बताया गया था प्लीडिंग का, ये सभी बताए थे। प्लीडिंग मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट
not evidence or law, and must state material fact on concise form, order 6 rule 2। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से जुबानी याद होना पड़ेगा आपको। अगर हमको याद हो रहा तो आपको भी याद होगा, पूरा जुबान पे रहेगा। एक एक सेक्शन जो छोड़िए, एक एक आपको लगता है सिविल प्रोसीजर कोड का बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है। आपको एक एक ऑर्डर का एक एक रूल याद रहेगा कि किस ऑर्डर के किस रूल में क्या कहा गया है। बने रहिएगा, विश्वास करिएगा, बस यही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, विश्वास कीजिएगा। तो ये आपका क्विक रिवीजन हुआ कल के टॉपिक का। क्विक रिवीजन कराने का ऑब्जेक्ट ही है जितना रिवीजन आपका हो सके। आपको टाइम मिल गया है, एग्जाम आपका पोस्टपोन हुआ, टाइम मिला आपको, इसका यूटिलाइज कीजिए आप लोग। तो समन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो डिफेंडेंट के समन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो डिफेंडेंट को इशू हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इसके साथ विटनेस को भी जो हो रहा है उसका प्रोविजंस क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। देख लीजिए कैसे, क्या ट्रिक है कि एक ही टॉपिक को पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पूरा कवर हो जाएगा, और आप कैसे इंटर कनेक्ट होता है, कैसे एक सेक्शन को, एक प्रोविजन को दूसरे के साथ जोड़े, ये भी समझ आएगा। बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो समन्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस कहां है? अगर बात सिर्फ समन्स टू डिफेंडेंट का करें तो, समन्स टू डिफेंडेंट का करें तो कहां पे बात आएगा? 27, 28, 29। मोस्ट प्रोबेबली जनरली हमको ये 3 सेक्शन देखना है। और विटनेस को जो समन होता है, इसके लिए कौन सा सेक्शन देखना पड़ेगा हमको? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और विटनेस का जो समन्स का जो प्रोविजन है, इसके लिए ऑर्डर 16 और डिफेंडेंट ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 में जब समन्स डिफेंडेंट को हो रहा है तो क्या 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 रूल्स रेगुलेशंस अप्लाइड होंगे, क्या क्या कंडीशंस है, ये सब आपको डिफेंडेंट केस में ऑर्डर 5 पूरा बताया है। पूरा ऑर्डर 5 का एक रूल को बताया है, आज भी डिस्कस करेंगे, एकदम संक्षिप्त में करेंगे, आपको याद रहेगा। विटनेसेस को जो समन्स सर्व होता है उसका रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस ऑर्डर 16 याद रखिएगा। एक और है, एक और प्रोविजन है, देखो अगर विटनेस प्रिजन में है, अगर विटनेस प्रिजन में है तब समन कैसे सर्व होता है, तो उसके लिए 16A जोड़ दिया, 16A जोड़ दिया। तो टू दी पॉइंट बात स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले मीनिंग क्या, व्हाट डू यू मीन बाय समन? समन को डिफाइन किया गया है कहीं क्या? तो आप बोलोगे सर कहीं नहीं किया गया है। तो कैसे डिफाइन किया, लिटरली क्या मतलब होता है? तो कहता है अथॉरिटेटिव कॉल है, एक अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया आदेश, किस बात के लिए? तो कहता है टू अटेंड एट स्पेसिफाइड प्लेस फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। स्पेसिफाइड पर्पस। तो क्या कहा? अथॉरिटेटिव कॉल, कॉल इशूड बाय, कॉल मींस टू से कि निर्देश जो किसी अथॉरिटी के द्वारा जारी होता है। यहां पे आप अथॉरिटी मान के चलना, जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। जो हम लोग सीपीसी पर है तो अथॉरिटी को कोई भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल भी हो सकती है, तो ठीक है। तो अथॉरिटेटिव कॉल है, दैट मींस कॉल इशूड बाय अथॉरिटी। अब इशू क्यों हो रहा है, कॉल जारी क्यों हो रहा है, आदेश जारी हो रहा है? इसलिए कि जिस व्यक्ति को ये नोटिस जा रहा है, काइंड ऑफ नोटिस, यू कैन आल्सो से समन्स, ए काइंड ऑफ नोटिस जो जारी हो रहा है, ताकि किसी व्यक्ति को कंपेल किया सके, किसी व्यक्ति को किसी स्पेसिफाइड जगह पे, किसी सुनिश्चित जगह पे, किसी सुनिश्चित पर्पस के लिए बुलाया जा सके। तो आप कह सकते हैं अथॉरिटेटिव कॉल, अ काइंड ऑफ नोटिस गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन टू अटेंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज अपीयरेंस बिफोर कोर्ट और एनीवेयर एल्स फॉर विदिन स्पेसिफाइड टाइम और फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। क्लियर, समझ में आ गया मीनिंग? अब सवाल है दूसरा कि इशू कब होता है समन? समन मेंट टू बी इशूड। आपको पता है जैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा, समन का इशू होना जरूरी है। जैसे समन, माफ करो, जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, और सूट इंस्टीट्यूट होता है कैसे है? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन। तो प्लेन की प्रेजेंटेशन के आधार पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, और जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट समन को इशू करना। तो ऑर्डर 8 को अब यहां पे देखना पड़ेगा आपको। बात हम लोग समन टू डिफेंडेंट कर रहे हैं, तो कब इशू किया जाएगा ये समझ में आ गया। इशू क्यों होता है समन डिफेंडेंट को, और कितना टाइम मिलता है डिफेंडेंट को बिफोर कोर्ट आने के लिए? देखो ऑर्डर 8 में आओ। ऑर्डर 8 का रूल 1 तो बहुत कंठस्थ से पी लो। समन जैसे इशू हुआ, इशू कब होता है? क्लियर है।
समन जैसे इशू हुआ डिफेंडेंट को इशू हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ हिज टेकिंग डिफेंस, डिफेंडेंट अपना डिफेंस ले सके और जो भी रिलीफ मांगा जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा उसका जवाब कोर्ट में आके दे, इसके लिए समन इशू होता है डिफेंडेंट को। ये ऑब्जेक्ट है, याद रखना समन्स का। उसके बाद कि कितने टाइम पीरियड के भीतर डिफेंडेंट को अपना डिफेंस लेना आफ्टर द इशुएंस ऑफ द समन। तो देखिए पहला जनरल रूल कहता है 30 दिन के भीतर। 30 दिन कब से? तो जिस डेट को समन इशू, जिस डेट को समन डिफेंडेंट को सर्व हुआ उस डेट से 30 दिन के भीतर डिफेंडेंट को अपना जवाब देना है, जो भी जवाब मांगा जा रहा है रिगार्डिंग द रिलीफ जो प्लेंटिफ मांग किया है, और अपना डिफेंस देने के लिए भी, है ना। तो 30 दिन जिस डेट को समन सर्व हुआ डिफेंडेंट को उस डेट से। इज इट क्लियर? अगर मान लो ये 30 दिन के भीतर वो डिफेंस नहीं ले पाया तो भी उसको फर्दर टाइम पीरियड अलाउड होगा 90 दिन का। कितना दिन का? 90 दिन का। लेकिन ये जो टाइम पीरियड अलाउड हो रहा है तो उसके लिए रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए कि वो विद इन 30 डे नहीं प्रेजेंट कर पाया, नहीं आ पाया कोर्ट, इसका कोई रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तभी वो फर्दर टाइम पीरियड अलाउड करेगी। तो अब यहां देखो एक केस आ जाता है कि फर्दर उसको 90 दिन कब से? ये इस 30 दिन से जो शुरू हुआ था 90 दिन, तो इस 30 दिन में और 60 दिन इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं कि फिर से 90 दिन, इसी 30 दिन में 60 दिन इंक्लूड हो जाएगा। तो विद इन 90 डे ही मस्ट टेक हिज डिफेंस। किस दिन से 90 डे? फ्रॉम द डेट व्हेन समन सर्व्ड टू द डिफेंडेंट। क्लियर? अब यहां पे आप बोलता है क्या, केस था बहुत इंपॉर्टेंट था, कैलाश वर्सेस ननकू का केस। कौन सा केस था? कैलाश वर्सेस ननकू का। कैलाश वर्सेस ननकू का केस में क्या कहा गया कि जो प्रोविजन है ऑर्डर 8 रूल 1, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। मींस टू से कि अगर इस प्रोविजन को फॉलो नहीं भी किया गया तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या था पूरा बात? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये जो 90 दिन का पीरियड है इसको 120 दिन भी किया जा सकता है। 90 दिन के पीरियड को 120 दिन भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब 30 दिन और ऐड हो सकता है 90 दिन में। तो ये होगा कुछ परिस्थिति में, जैसे कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अराइज हो गए, जस्टिस नहीं हो पा रहा इन केस ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, है ना। तो ये सब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब 120 दिन भी मिल सकता है फ्रॉम द डेट व्हेन समन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट। तो ये हो गया 120 दिन। कैलाश वर्सेस ननकू का केस था, याद रखिएगा। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आप बताओ है जब समन इशू नहीं करेगी कोर्ट, सूट इंस्टीट्यूट हो गया। हम आपको बोले कि जैसे सूट इंस्टीट्यूट होगा ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट समन को इशू करना। लेकिन एक अपवाद है कि समन नहीं होगा इशूड सूट के इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी। वो क्या है कि जिस डेट को हियरिंग था या जिस डेट को प्लेंट को प्रेजेंट किया गया था उसी दिन डिफेंडेंट आके एडमिट कर लेता है प्लेंटिफ का क्लेम को, तो फिर इशू नहीं किया जाएगा डिफेंडेंट को समन। क्या जरूरी है? एडमिट कर रहा है ऑलरेडी डिफेंडेंट, है ना। इसलिए तीसरा नंबर पॉइंट कि क्या क्या बात समन में लिखा होना जरूरी है। यस माय डियर फ्रेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ समन। समन का कंटेंट क्या क्या होगा, इस तरीके से ही आपको आंसर राइटिंग करना है। देखो इस तरीके से राइटिंग करोगे तो निचोड़ निकल के आएगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होगा तो आप कहना क्या चाह रहे हो, लिखना क्या चाह रहे हो, वो डायरेक्ट देखेगा। आप इसी बात को डायरेक्टली लिखोगे ना, मजा नहीं आएगा। अलग होना चाहिए ना आपको कॉपी दूसरों से। तो कंटेंट ऑफ समन्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए कंटेंट। तो कहता है डेट व्हेन डिफेंडेंट इज टू अपीयर। समन में इस बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है। वो बात है तारीख, कि किस तारीख को डिफेंडेंट को अटेंड करना है कोर्ट। नेक्स्ट है डिफेंडेंट को अपेयर होना है तो कैसे होना, हाउ डिफेंडेंट इज टू अपेयर। डिफेंडेंट अपेयर कैसे होगा, दैट मींस टू से बाय पर्सन अपेयर होगा या प्लीडर अपेयर होगा। कैसे अपेयर होगा इसका भी जिक्र होना जरूरी है समन्स में। किस पर्पस के लिए समन को इशू किया गया है, तो यहां पे पर्पस का भी जिक्र होना जरूरी है समन्स में। तो पर्पस मतलब सवाल उठता है कि समन कितने पर्पस के लिए इशू होता है। तो देखो, फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। कौन सा ऑर्डर है आपको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का ऑर्डर बताइए। अगर पता है तो कमेंट कीजिए। कमेंट करने से हेजिटेट मत कीजिएगा। रिवीजन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और एविडेंस, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी समन इशू होता है। तो जो भी पर्पस है उसका जिक्र होना जरूरी है समन्स में।
थोड़ा सा समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, अब बात करते हैं एसेंशियल्स। समन का एसेंशियल्स क्या क्या है? व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ समन्स? तो देखो, मस्ट बी साइन बाय द जज और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हिम। समन साइन होना जरूरी है जज के द्वारा, या जो भी जज अपॉइंट करेगा जिस ऑफिसर को, उसके द्वारा। मस्ट बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का जो सील है उस पे होना चाहिए, मोहर समन पे होना चाहिए, सील का जो स्टाम्प है वो होना चाहिए। मस्ट बी सील्ड होना चाहिए समन, वो भी सील्ड होगा तो विद व्हाट? द सील ऑफ द कोर्ट, जो मोहर है कोर्ट का उसके द्वारा। कॉपी ऑफ प्लेट एनेक्स टू समन, जो प्लेट का कॉपी है वो अटैच होना चाहिए समन्स के साथ। ये समझ में आ गया एसेंशियल्स। अब देखो नेक्स्ट है कि कब एग्जम्प्ट हो जाता है पर्सनल अपीयरेंस। डिफेंडेंट को आने का जरूरी नहीं है इन पर्सन कोर्ट। कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर इन पर्सन, दैट मींस टू से सशरीर उपस्थित नहीं होगा। ये किन किन परिस्थिति में ऐसा हो सकता है? पहला कि देखो, 3 परिस्थिति हम आपको बता रहे हैं जिसमें डिफेंडेंट को स्वशरीर उपस्थित होना होगा, स्वशरीर इन पर्सन अटेंड करना होगा कोर्ट। वो क्या क्या है पहले ये समझ लो। ये समझ लोगे तो इसका जो एडवर्स, जो कॉन्ट्ररी होगा वो ऑलरेडी समझ आ जाएगा। तो 3 सिचुएशन जब डिफेंडेंट को कोर्ट आना पड़ेगा स्वशरीर, वो क्या क्या है? पहला है जब डिफेंडेंट विद इन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रिसाइड करता है। अगर विद इन दी जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन रिसाइड कर रहा है डिफेंडेंट, तो भी विद इन 50 माइल्स के विद इन है कोर्ट के। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है लेकिन विद इन 50 माइल्स डिफेंडेंट डिसाइड कर रहा है। क्लियर है? तीसरा है कि आउटसाइड जुरिस्डिक्शन डिफेंडेंट डिसाइड तो करता है लेकिन विद इन 200 माइल डिसाइड कर रहा है। जहां वो रह रहा है और जहां कोर्ट सिचुएट है, दोनों का बीच का दूरी है 200 माइल्स। 1 माइल्स इज इक्वल टू होता है 1.60 किलोमीटर। आप काउंट कर रहे हैं किलोमीटर में कितना होगा, ठीक है? 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू, तो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन है लेकिन विद इन 200 माइल है। अब यहाँ 200 माइल्स के का एक शर्त क्या है कि वो 200 माइल्स के विद इन तो रिसाइड कर रहा है। वो 200 माइल का जो 2/3 है, वो 200 माइल्स का जो 2/3 है, एक सेकेंड माफ करो, 2/3 नहीं है, वो 200 माइल का जो 5/6 पोर्शन है उसके अंतर्गत कोई पब्लिक कन्वेंस स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, स्टीमर कम्युनिकेशन होना चाहिए। 2/3 नहीं, 5/6। 200 माइल का 5/6 के अंतर्गत, 5/6 जो भी निकालो, 200 का 5/6 क्या होगा? अगर 5/6 के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अगर कोई पब्लिक कन्वीनियंस है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो फिर डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा? स्वशरीर उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में। और अगर इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन में नहीं आ रहा है डिफेंडेंट, तो फिर डिफेंडेंट को कोर्ट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस। याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद आता है मोड्स। समन जो शब्द होगा किस किस तरीके से हो सकता है? तो आपको पता है कोर्ट के थ्रू होता है, डिलीवरी जो समन का बाय कोर्ट होता है। प्लेंटिफ भी समन को सर्व कर सकता है, सर्विस प्लेंटिफ के द्वारा भी होता है, कोर्ट के द्वारा तो होता ही है। उसके बाद आप देखोगे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का भी कॉन्सेप्ट है, बाय एडवर्टाइजमेंट, बाय न्यूज़पेपर। तो ये सब हो गया मोड्स। तो जब बात करेंगे कि सर्विस समन का होना है थ्रू कोर्ट, तो कौन सा रूल देखेंगे? ऑर्डर 5 का 9 में पूरा बताया गया है, बाय फैक्स मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, है ना, कुरियर जैसी, और भी बहुत सारा है, आप चेक कर लेना। चलो आपको हम बता ही देते हैं कि क्या क्या मोड है। तो देखो, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू है एक मोड। जब सर्विस कोर्ट के थ्रू हो तो कोर्ट सर्व करती है समन इन तरीकों से: रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस ऑलरेडी बताया, फैक्स मैसेज, स्पीड पोस्ट, कुरियर एजेंसी। यहाँ कुरियर एजेंसी वही जो अप्रूव्ड है बाय हाई कोर्ट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट जो रूल है ऑर्डर 5 का, जहां से सर्विस हो रहा है बाय समन बाय कोर्ट। और समन कभी कभी प्लेंटिफ को भी दे दिया जाता है फॉर सर्विस, ऑर्डर 5 रूल 9A। क्लियर? सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑर्डर 5 रूल 20। देखो एक बात बता देते हैं, ये तो मूलभूत पॉइंट आपका हो गया समझ के रिगार्डिंग 27 से। लेकिन क्या है कि ऑर्डर 5 भी तो भरना है।
नहीं भरना है। जब समन्स का बात उठा है तो ऑर्डर 5 ही भरना है। जब समन्स डिफेंडेंट को हो रहा है तो ऑर्डर 5, और विटनेसेस को हो रहा है तो ऑर्डर 16, और जब विटनेस जेल में प्रिजन में है तो 16A। तो सवाल उठता है कि ऑर्डर 5 का पूरा प्रोविजन आपको याद है? नहीं है। पूरा डिटेल में समझाएंगे, वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या किए हैं, हर ऑर्डर को बता दिए हैं। ऑर्डर 5 का पूरा देख लेना, लेकिन जब समन्स टू डिफेंडेंट के बारे में पूछेगा तो इतना ही बात बताओगे तो लिख नहीं पाओगे इतना बात। तो लेकिन ऑर्डर 5 भी अगर आपको पूरा समझना है तो वीडियो बना हुआ, वीडियो लेक्चर आप जाओ लिस्ट प्लेलिस्ट पे जाओ सीपीसी का, देखो वहां पे 5 भी है, 16 भी है, 16A भी है। समझ में आ गई बात? तो पढ़ाने का जरूरत नहीं, जो मूल बात था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको हम सब बता दिए हैं। तो आपका सेक्शन 27 क्लियर है। विटनेस को समन सर्व होने के पहले क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू विटनेसेस पूरा बताया है ऑर्डर 16 को, देखो जाके। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। 27 के बाद क्या है, 28। कितना मेहनत लगता है आप लोग भी देख रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, बात आपके दिमाग में घुस रही है, तो इसे शेयर भी कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, जिसको बहुत जरूरी है, जिसका हेल्प हो सके उसका हेल्प जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़े। चलते हैं। अब 28 और 29 बहुत इजी है, आप लोग को समझ में आ भी जाएगा। 28 क्या है कि कहता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अदर स्टेट। अब बताओ, जो कोर्ट इशू किया समन को वो किसी और कोर्ट में है, और जिस डिफेंडेंट को समन इशू हुआ है, जिसको सर्व होना है, वो किसी और स्टेट में रह रहा है, किसी अन्य स्टेट में। तो कैसे सर्व होगा? मतलब कि 2 स्टेट है, तोड़ के ही बताते हैं, जो बिगिनर्स होंगे उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। 2 स्टेट है, पंजाब बिहार। अब सवाल उठा कि पंजाब का कोई कोर्ट समन इशू किया, और जिसको इशू हुआ जिसके नाम का, वो डिफेंडेंट बिहार में रहता है। तो फिर क्या होगा, कैसे होगा शब्द समन? तो होगा शब्द कैसे, जो इस कोर्ट के द्वारा हुआ है इशू, ये कोर्ट क्या करेगी, बिहार के जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रहता है उस कोर्ट को सेंड कर देगी, उस कोर्ट को सेंड हो जाएगा समन, और ये कोर्ट सर्व करेगा वो समन डिफेंडेंट को। समझ आ गया? क्लियर है 28। उसके बाद 29 भी बहुत इजी है। 29 में है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स। तो फॉरेन समन का सर्विस कैसे होता है? तो सबसे पहले फॉरेन समन का मतलब क्या, जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा जो समन इशू होगा उस समन को कहते हैं हम लोग फॉरेन समन। तो फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या बताए थे आपको, फिर जो समझ लीजिए। जिस कोर्ट पे सिविल प्रोसीजर, जो कोर्ट भारत के अंतर्गत तो सिचुएटेड है लेकिन उस पर सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं होता है, या जो कोर्ट भारत के बाहर सिचुएटेड है, एस्टैब्लिश्ड है, कंटिन्यूड है, उसको कहते हैं हम लोग फॉरेन कोर्ट। तो ऐसे कोर्ट अगर कोई समन इश्यूज करते हैं और उसका सर्विस विद इन कोर्ट होना, विद इन इंडिया होना है, माफ करो विद इन इंडिया होना है, फॉरेन समन का सर्विस विद इन इंडिया होना है। फॉरेन कोर्ट क्या हुआ समझ में आ गया, फॉरेन समन्स क्या हुआ समझ में आ गया। अब ये फॉरेन समन का सर्विस विद इन इंडिया होगा कैसे? तो 29 क्या कहता है कि माना जाएगा कि वो उस कोर्ट के ही द्वारा इशू हुआ है जो कोर्ट भारत के अंतर्गत सिचुएटेड है और उस पर सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है, और उस कोर्ट ने जैसे समन इशू किया है, जैसे सर्विस होना है उसी तरीके से होगा। मतलब 27 या 28 का ही प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा 29 पे। इज इट क्लियर? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन समन्स है। तो ये हो गया 27, 28, 29। 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 30। देखो आपसे पूछे थे, आप जरूर कमेंट करना कि विटनेस को समन जो इशू होता है वो प्रोविजन किस सेक्शन में है सीपीसी का। आगे तो हम बता ही देंगे। तो सेक्शन 30 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी, इसमें आपको इंटरोगेटरीज पढ़ना पड़ेगा, रूल ऑर्डर सब याद हो जाएगा आपको।
तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, 29 तक समन्स के रिगार्डिंग जो था वो हो गया। अब 30 में डिस्कवरी है। डिस्कवरी का प्रोविजन थोड़ा सा लंबा चलेगा, आपको समझाएंगे बहुत इजी में। सेक्शन 30 पे सेपरेट वीडियो बना के समझाना पड़ेगा, समझ जाओगे, एक बार समझ जाओगे कभी नहीं भूलोगे। 30, 31, 32 एक साथ। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं आज का सेशन को। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इंतजार मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। फॉलो नहीं किए हो हमको अभी तक अनअकैडमी पे तो फॉलो कर लेना। लाइव डेली आते हैं, लाइव क्लास का लिंक, अनलॉक कोड याद रखो, लॉ इज लाइफ, अनलॉक कोड याद रखना है, लॉ इज लाइफ, लिंक मिल जाएगा डेली आपको। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको फायदा होगा। अगर व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, लिंक है अवेलेबल, चेक कर लो डिस्क्रिप्शन को पूरा, जुड़ जाओ, आपको बेनिफिट होगा। आज के लिए इतना ही, आपका साथ बना रहा इसी तरह तो आगे देखो क्या क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि बना रहेगा, आपका प्यार इसी तरह मिलते रहेगा। आपका हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।